गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है? आज के हमारे वीडियो का टाइटल यही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण धारा है क्योंकि ये धारा अगर नहीं होगी तो जो धारा 9 में जो प्रावधान दिए गए हैं कि न्यायालय के द्वारा जो समझौता करवाने का जो प्रयत्न किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, वो ही असफल हो जाएगा। कैसे असफल हो जाएगा, इसी के बारे में आपको मैं आज के वीडियो में जानकारी दूंगा। क्योंकि धारा 9 जो फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 है, जिसके तहत न्यायालय को यदि प्रतीत होता है कि उसके समक्ष जो मामला आया है उसमें राजीनामे की गुंजाइश है, तो न्यायालय उसको राजीनामे के लिए नियत करता है। अब न्यायालय के द्वारा राजीनामे के लिए नियत तो कर दिया गया। अब वो जो काउंसलर है जिसके पास न्यायालय भेजेगा, अगर वो ही नहीं होगा तो फिर राजीनामा कैसे हो पाएगा? क्योंकि जो काउंसलर है इसकी जो नियुक्तियां हैं वो धारा 6 के तहत ही किए जाने का प्रावधान इसमें बताया गया है। फैमिली कोर्ट एक्ट, जैसे कि आप जानते हैं, इसको कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के नाम से भी जाना जाता है। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के नाम से भी जाना जाता है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल 1 लगायत 23 धाराएं हैं और ये जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है। और भारत राज्य के 35वें वर्ष में 35वें वर्ष में गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा इसको लागू किया गया है। इसकी धारा 1-2 में परिभाषाएं भी बताई गई हैं और धारा 2 में जो परिभाषाओं में बताया है उसमें बताया है कि इसमें जो जो परिभाषाएं बताई गई हैं और यदि उनका कोई अर्थ नहीं बताया गया है तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जो अर्थ हैं वही इसमें अर्थ माने जाएंगे। धारा 19 बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इसमें अपील के बारे में बताया गया है कि 30 दिन के अंदर अपील का प्रावधान है और हाई कोर्ट में इसकी अपील होगी तथ्य और विधि के दोनों प्रश्न पर। अंतर्वर्ती आदेश की कोई अपील नहीं होगी। इसी प्रकार से जो धारा 9 है उसमें न्यायालय के द्वारा समझौता करने की जो कार्रवाई नियत की जाएगी, तो उसमें धारा 6 के तहत जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उन्हीं के पास मामला भेजा जाएगा न्यायालय के द्वारा और वही दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई तलाक की याचिका है या दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना की याचिका है और न्यायालय को लगता है कि समझाइश की गुंजाइश है, तो दोनों पति पत्नी को न्यायालय के द्वारा सुलह समझौते के लिए उन अधिकारियों के पास भेजा जाएगा जो धारा 6 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। इसमें जो बुक में जो धारा की परिभाषा दी गई है, पहले मैं आपको परिभाषा सर पढ़कर बता देता हूं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपके लिए ई बुक में हमेशा की तरह एक सरल और उदाहरण के साथ आसान भाषा में तैयार करके रखी है, उदाहरणों के साथ मैंने पूरी डिटेल उसमें लिखी है, उसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा। पूरी ई बुक से भी मैं आपका परिचय करा दूंगा और कुछ 2 न्याय दृष्टांत भी हैं जो फैमिली कोर्ट एक्ट से ही संबंधित हैं, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो सबसे पहले सर जो बुक में परिभाषा दी गई है उसे मैं वर्ड टू वर्ड आपको पढ़कर बता देता हूं और उसमें से समझा भी देता हूं और उसके बाद आसान शब्दों में उदाहरणों के साथ ई बुक के अंदर से भी आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि सर बुक में इसकी जो परिभाषा दी गई है, मैं पहले उस परिभाषा पर आपका ध्यान दिला देता हूं। ये अध्याय 2 में ये परिभाषा सर इसमें दी गई है। क्या दी गई है परिभाषा? बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है सर, क्योंकि धारा 6 में कुटुंब न्यायालयों के परामर्शदाता अधिकारी और अन्य कर्मचारी अगर यही नहीं होंगे तो न्यायालय भला कहां से समझौता की कार्रवाई को पूर्ण करा पाएगा। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। मैं इसको पढ़ के इसमें बताता हूं सर। इसमें आपको इसमें जो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके कुटुंब न्यायालय के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और कुटुंब न्यायालय के लिए ऐसे परामर्शदाता, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो वह ठीक समझे। ये बिल्कुल स्पष्ट बताया है इसमें कि इसमें जो है कि राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद इन अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। इसकी उपधारा 2 में बताया है निर्दिष्ट परामर्शदाताओं के संयोजन के निबंधन और सर्वे तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें
ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए। मतलब राज्य सरकार जो नियम बनाएगी उसी के तहत निर्दिष्ट किए जाएंगे। तो इस धारा में सर ये स्पष्ट शब्दों में और बड़े आसान शब्दों में बता दिया गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात इन अधिकारियों की नियुक्तियों को करेगी। तो ये सर बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है। और चूंकि फैमिली कोर्ट के बारे में हम सर चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण साइटेशन भी है जो मैंने आपके लिए तैयार करके रखे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जैसा कि एक भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत है के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा ए अय्यार 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184। ये जो मामला है सर कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की जो धारा 7 से भी संबंधित है कि संपत्ति के संबंध में जो विवाद हैं पति पत्नी के बीच वैवाहिक स्थिति के दौरान जो मामले आते हैं संपत्ति को लेकर, तो वो फैमिली कोर्ट के द्वारा सुने जाएंगे। लेकिन यदि कोई संपत्ति पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, उसके मामले दीवानी न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। इसी प्रकार से भाई बहन का विवाद है खानदानी संपत्ति में, तो ये भी सिविल सूट इसमें लगाया जाएगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत। ये फैमिली कोर्ट के द्वारा नहीं सुने जाएंगे, बाकी के मामले सुने जाएंगे। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है इसमें यही बताया गया है। इसमें जो के ए अब्दुल जलील हैं वो वादी थे और शाहिदा प्रतिवादी थी। फैमिली कोर्ट के द्वारा 23/100 शेयर का मालिक और अनुसूची 1 संपत्ति का मालिक शाहिदा को माना गया था। मामला कुछ इस प्रकार से है सर इसमें कि इन दोनों की शादी जो हुई थी, तो पहली संतान हुई पुत्री, उसके बाद दूसरी संतान हुई। प्रतिवादी शाहिदा का स्वास्थ्य बिगड़ गया, दोनों के बीच संबंध खराब हो गए। 95 में इनका तलाक हो गया। तलाक होने के बाद जो शाहिदा को नकदी और गहने दिए गए थे, तो नकदी से भी उसके पति के द्वारा संपत्ति खरीदी गई थी और गहनों को बेचकर भी संपत्ति खरीदी गई थी। इन दोनों संपत्तियों को अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में बनाकर कोर्ट में पेश किया गया था। फैमिली कोर्ट के द्वारा अनुसूची 1 की संपत्ति का भी मालिक शाहिदा को माना गया और अनुसूची 2 का 23/100 शेयर का उसको अंशधारी माना गया। इससे दुखी होके इनके द्वारा अपील की गई और ये मामला चलते चलते भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंचा। अपील में भी वो असफल हो गए अब्दुल जलील, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें बताया कि जो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की धारा 7 की उपधारा सी जो है उसको व्यापक रूप से देखना चाहिए, उसका सीमित अर्थ नहीं है। उनका कहने का मतलब ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कि यदि वैवाहिक स्थिति के दौरान पति पत्नी की संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो धारा 7 के तहत निपटाया जाएगा, जैसा कि इस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में यही बताया गया स्पेशल तौर पे। तो ये तो सर मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। धारा 7 की उपधारा सी, उसमें भी यही लिखा हुआ उपधारा सी में भी कि वैवाहिक स्थिति के दौरान यदि कोई संपत्ति का विवाद है पति पत्नी के संबंध में तो फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जाएगा। इसमें चूंकि धारा 7 का सर जिक्र आ रहा है तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, क्योंकि हमारा आज का वीडियो का टाइटल तो सर धारा 6 है। वो मैंने बुक में से आपको परिभाषा तो पढ़ के बता दी और ई बुक की ओर चलते हैं। उस पर चलने से पहले मैं आपको इसके संबंध में एक जानकारी और दे देता हूं कि अक्सर विवाह को शून्य करने के दावे कोर्ट में जो पेश किए जाते हैं वो फैमिली कोर्ट की धारा 7 के तहत पेश किए जाएंगे सर, ना कि आदेश 7 नियम 1 के तहत। क्योंकि एक मामला जैसे कि मेरे पास भी अभी अभी आया है, उसमें वो आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेश कर दिया गया। अब उसका मैं जवाब दूंगा। उसमें आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत मैं आपत्ति भी लूंगा कि ये गलत न्यायालय में पेश किया गया और गलत धारा में पेश किया गया। अब चूंकि आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में न्यायालय को अधिकार है कि वो उसको वाद को खारिज भी कर सकती है या ट्रांसफर भी करने का आदेश कर सकती है। अब ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन मैं आपको चूंकि वीडियो का मकसद ही हमारा सीखना सिखाना है इसलिए जानकारी दे रहा हूँ कि 7/11 की इसमें आपत्ति पेश होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि वो फैमिली कोर्ट में पेश किया भी गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि स्पेशल फैमिली कोर्ट्स अलग बनाए गए हैं। यदि वो फैमिली कोर्ट में नहीं पेश किया गया है तो या तो न्यायालय उसको रिजेक्ट करेगा या उसको ट्रांसफर करने का आदेश करेगा। और यदि ये फैमिली कोर्ट एक्ट फैमिली कोर्ट में पेश किया गया है तब ऐसी दशा में
न्यायालय उसमें उसकी जो आदेश गलत लिखा गया उसके संबंध में कुछ ना कुछ तो उचित आदेश करेगा कि इसको संशोधित किया जाए, दुरुस्त किया जाए, या उसको दावे को वापस कर देगा न्यायालय। ये जो भी कंडीशन हो, लेकिन ये आपत्ति के आधार सर इसमें बनते हैं। इसमें जो आदेश 7 नियम 1 के तहत उन्होंने पेश किया है, तो मैं आपको बता दूं सर कि आदेश 7 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता में, जो कि वाद में कुल 9 चीजों का समावेश होना चाहिए, वो टॉपिक इसमें बताए गए हैं। जैसे कि क्षेत्राधिकार, कोर्ट फीस और वाद कारण और लिमिटेशन, ये सभी चीजों का उल्लेख, ऐसे और भी हैं, कुल 9 आधार हैं, वो जो मैंने मेरे पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से भी बताए, उनका उल्लेख होना जरूरी है। आदेश 6 के तहत उसका सत्यापन, ये सभी चीजों का उल्लेख होना जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले सर जो एक और जो साइटेशन है जो मैंने आपके लिए इसी से संबंधित है ढूंढ के रखी है, क्या हमें फैमिली कोर्ट में वकील चाहिए? फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 13 क्या है? ये दोनों एक ही टॉपिक से संबंधित हैं और इस पे मैंने मेरे चैनल पर वीडियो भी बनाए हैं जो अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसी के संबंध में उड़ीसा उच्च न्यायालय का 10 मार्च 2006 का एक फैसला है, साधना पात्रा विरुद्ध सुपुत्र प्रधान। इसके जजमेंट के पैरा क्रमांक 6 और पैरा क्रमांक 17 बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें जो है कि उच्च न्यायालय के द्वारा 2 प्रश्न बनाए गए थे। क्या फैमिली कोर्ट में वकील साहब की पैरवी प्रतिबंधित है? क्या उनको अनुमति दी जा सकती है? ये दोनों मामले इसमें डिसाइड किए गए हैं और इसके पैरा 37 में ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से बताया है कि न्याय हित में न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, न्यायालय अनुमति दे सकता है कि इसमें वकील साहब पैरवी कर सकें। ये दोनों साइटेशन मैंने ई बुक के अंदर प्रिंट कर दी हैं। पहली वाली साइटेशन तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट की है, दूसरी वाली साइटेशन हिंदी में प्रिंट की है। मैंने पिछले वीडियो में भी इस पर डिटेल से जानकारी दी है, क्योंकि ये सभी फैमिली कोर्ट से ही संबंधित हैं। इसलिए मेरे द्वारा इस वीडियो में आपको बतौर जानकारी की ये चीज बताई जा रही है कि इसके संबंध में यदि आपके सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आप इनका उपयोग उसमें कर सकते हैं। इसमें जो कुछ अतिरिक्त जानकारियां और भी हैं, धारा 14 में जैसे कि फैमिली कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो अब हम सर वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए ई बुक की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको सर धारा 7 पे भी शार्ट में बता देता हूं कि ये ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है और इसमें जो दावों के बारे में बताया गया उन्हीं को फैमिली कोर्ट को सुनने का अधिकार दिया गया है। तो आगे की जानकारी सर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देता हूं जहां मैंने ई बुक अपलोड की है उदाहरणों के साथ। आइए सर, जानकारी देने से पहले मैं धारा 9 पर भी आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। इसके संबंध में मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूंगा इसके मूल्य और महत्व को बताने के लिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। और एक ख्वाहिश ऐसी हो कि तलाक को सुलह समझौते में भी हम तब्दील कर सकें। ये इसका अर्थ और मूल्य बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धारा 9 में जो सुलह समझौते की कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जाती है, ये उसी के तारतम्य में मैंने ये आपको शेर सुनाया है कि ये जो ख्वाहिश है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले, और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि कम निकले, और उसमें से एक ख्वाहिश ऐसी हो कि हम तलाक की याचिका में समझौते की गुंजाइश रख सकें। ये मैंने पूरे डिटेल में लिखा है, ई बुक में भी बताया है। तो ये जो धारा 9 है और धारा 7 है सर, इन दोनों का चोली दामन का साथ है कि यदि एक ना हुआ तो दूसरा ना होगा। अगर 9 धारा ना होती तो समझौते की कार्रवाई नियत नहीं की जाती, तो अधिकारियों की नियुक्ति का सवाल ही नहीं है। और धारा 9 बना दी गई है तो धारा 6 के तहत अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। तो आइए सर अब ई बुक को हम पढ़ते हैं। जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है। आज का ये जो विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, फैमिली कोर्ट 1984 की धारा 6 का, क्योंकि फैमिली कोर्ट की व्यवस्था को बड़ी मजबूत करती है कि परामर्शदाता, जिसको हम काउंसलर भी कह सकते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है।
तो इसमें परामर्शदाताओं और स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान बताए गए हैं उस पर मैं सर आपका शॉर्ट में प्रकाश डालना चाहूंगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से कुटुंब न्यायालय को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियों का निर्धारण करेगी तथा कुटुंब न्यायालय को ऐसे परामर्शदाताओं, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जिन्हें वह ठीक समझे। जैसा कि मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया था, वही की वही परिभाषा ई बुक के अंदर लिखी हुई है। इसको हम सरल व्याख्या भी समझ लेते हैं कि नंबर 1 है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्या जिम्मेदारी होती है सर राज्य सरकार की, वो समझ लेते हैं हम। फैमिली कोर्ट के लिए काउंसलर, क्लर्क्स, असिस्टेंट्स, रिकॉर्ड कीपर आदि की संख्या और श्रेणी निर्धारित करे, इनकी नियुक्ति करे ताकि कोर्ट अपने काम कुशलता से कर सके। क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई नियत की जाएगी सुलह समझौते की, वो अधिकारी किसके पास भेजेगा? न्यायालय। इसलिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है सर। नंबर 2 है सर, राज्य सरकार को यह सब उच्च न्यायालय के परामर्श से करना होता है। इसका उद्देश्य है कि अदालत को सिर्फ न्यायिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सहयोग भी मिल सके। जो कि काउंसलर है, दोनों पक्ष को सुनते हैं काउंसलर, उनको समझाइश देते हैं और अधिकांशतः ये समझाइश सफल भी हो जाती है और घर उजड़ने से बच भी जाता है। उदाहरण से हम समझ लेते हैं इसको सर। मान लीजिए किसी दंपत्ति का तलाक का केस फैमिली कोर्ट में चल रहा है। अब जज को लगता है कि तलाक रोका जा सकता है तो उन्हें काउंसलर या परामर्शदाता के पास भेजा जाएगा। अब अगर धारा 6 के तहत कोई परामर्शदाता ही नियुक्त नहीं है तो यह कोशिश विफल हो जाएगी, जैसा कि सर मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बताया था। इसलिए राज्य सरकार को कोर्ट में पहले से ही प्रशिक्षित काउंसलर, स्टाफ और अधिकारी तैनात रखने होते हैं। क्यों रखने होते हैं? क्योंकि तलाक से पहले पति पत्नी में सुलह की कोशिश की जा सके। नंबर 2 है बच्चों की कस्टडी पर समझदारी से सहमति बनाई जा सके। नंबर 3 है घरेलू विवाद को कानूनी प्रक्रिया से पहले सुलझाया जा सके। इसलिए बड़ा ही महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान बताया गया। धारा 6 का उद्देश्य क्या है सर? नंबर 1 है न्याय के साथ साथ समाज सुधार को बढ़ावा देना। नंबर 2 है तलाक रोकने, समझौता कराने और मनोवैज्ञानिक समाधान की संभावनाओं को तलाशना। नंबर तीसरा है फैमिली कोर्ट को सिर्फ निर्णय देने वाली संस्था नहीं बल्कि समाधान का मंच बनाना, राजीनामे की कोशिश करना। ये इसका मुख्य जो है कि उद्देश्य धारा 6 का। इसके अंत में हम निष्कर्ष भी देख लेते हैं सर कि धारा 6 एक बैकबोन की तरह, बैकबोन मतलब जो हमारी पीठ में हमारे पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, वो काफी महत्वपूर्ण होती है सर। अगर वो हड्डी नहीं होगी तो पूरा शरीर कुछ काम का नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर ये धारा 6 के तहत परामर्शदाता अधिकारी नहीं होंगे तो राजीनामे की कार्रवाई ही विफल हो जाएगी, जो सुनिश्चित करती है कि फैमिली कोर्ट के पास सिर्फ जज नहीं बल्कि उचित समाधान, मानव बल और सहयोगी विशेषज्ञ भी हैं, ताकि अदालत सिर्फ फैसले देने तक सीमित ना रहे बल्कि रिश्तों को बचाने की भी कोशिश करे। तो इस प्रकार से सर धारा 6 पे मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उदाहरणों के साथ भी कर दिए। ये जो आप देख रहे हैं सर ये ई बुक ही है, इससे भी मैं आपका परिचय करा देता हूँ। ये अंत में जो आप देख रहे हैं इसमें डिस्क्लेमर भी है, मैं इसको आपको वीडियो के प्रारंभ में ले चलता हूँ। ई बुक के फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है, ये इसका टाइटल है ई बुक का। फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस निपटाए जाते हैं, तलाक की कगार से रिश्ते की वापसी, धारा 9 का असरदार उपयोग क्या होगा, ऐसे आदि बहुत से टॉपिक सर इसमें शामिल किए हैं मैंने। ये धारा 9 का इसमें प्रारंभ में है और धारा 6 का इस ई बुक के अंत में मैंने लेख प्रिंट किया है, आप ध्यान रखिएगा सर। लास्ट में मैं उस पैरा को बढ़ाया है क्योंकि इस ई बुक में काफी कुछ है फैमिली कोर्ट से संबंधित। मैं आपको इसके विषय से परिचित करा देता हूँ। इसको मैंने कुल 12 अध्यायों में बांटा है, जिसमें अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय, अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवादों का समाधान, अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद, अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ता के बारे में बताया गया है, अध्याय 5 में बाल संरक्षण एवं अभिरक्षा के बारे में बताया है, अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार के बारे में इसमें बताया गया है, अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामलों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है इस ई बुक के अंदर, अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार क्या क्या होंगे वो भी इस ई बुक के अंदर बताया गया है, अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता के बारे में बताया गया है, अध्याय 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है,
अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस लॉ के बारे में बताया गया है। अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श के बारे में बताया गया है और अंत में डिस्क्लेमर इसमें दी गई है। जो डिस्क्लेमर, जैसा कि मैं वीडियो में सभी में डिस्क्लेमर में देता हूं, तो ये इस प्रकार से सर आज के वीडियो जो धारा 6 उस पर मैंने आपको कंप्लीट मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और मेरे जो चैनल पर जो कुछ प्रमुख वीडियो हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। जैसा कि नोटरी से संबंधित है, हाउ टू यूज नोटरी सील कंप्लीट गाइड, 1 घंटे का वीडियो जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। रजिस्टर के 11 कॉलम नोटरी के क्या होते हैं, इसका भी 1 घंटे का वीडियो है और दोनों की ई बुक भी अपलोडेड है। उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी मेरे द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से जिनका सीओपी प्राप्त हो चुका है तो आगे की कार्रवाई वो कैसे करेंगे उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी का वीडियो और ई बुक दोनों उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से नोटरी सेल के द्वारा जो डिफेक्ट निकाले जा रहे हैं उनको क्लियर करने के आइडियल एफिडेविट की ड्राफ्ट, इस पे पूरा एक वीडियो और ई बुक दोनों मेरे द्वारा बनाई जा चुकी हैं। और नोटरी से रिलेटेड तकरीबन 50 से ऊपर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं। हर छोटी से छोटी, बड़ी समस्या पर आप वहां देख सकते हैं। इसी प्रकार वसीयत से भी रिलेटेड काफी वीडियो मेरे द्वारा बनाए गए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। सभी प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो है सर। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही मेरे द्वारा बनाई जाती है और प्रॉब्लम सॉल्यूशन वीडियो भी बनाया जाता है। इनका बनाने का उद्देश्य और मकसद यही है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का, हल करने का प्रयास किया जाए, कोशिश की जाए। दावा नहीं है सर ये, मैं किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता। अंतिम फैसला कोर्ट का होगा, न्यायालय का। जो भी वो गुण दोषों के आधार पे, आपके दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो भी वो फैसला देंगे वो अंतिम होगा। यदि आप उससे असंतुष्ट हैं तो उससे आप अपीलेट कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। आपके पास भारत का सर्वोच्च न्यायालय तक आप जा सकते हैं अपील करते हुए। तो इस प्रकार से वसीयत के और नोटरी से और BNS के जो धारा 2 है उसमें कुल 39 वीडियो, हर परिभाषा का एक अलग अलग वीडियो और ई बुक मेरे द्वारा बना दी गई है। और ये जो वीडियो है और इसकी जो ई बुक है ये भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वहाँ ई बुक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आप उस ई बुक पर पहुंच जाएंगे। मात्र 199 रुपीज कीमत मेरे द्वारा इसकी रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको वहां से परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे इसी लिंक के नीचे, ई बुक डाउनलोड के नीचे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर लिखा हुआ और उसकी लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ 50 से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा अपलोडेड की जा चुकी हैं। आप वहाँ देख सकते हैं जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, आप उस ई बुक को वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से उसी के नीचे वेबसाइट की लिंक दिखाई देगी जिसपे अभी वर्तमान में काम चल रहा है। और उसी के नीचे लीगल कंसल्टिंग की लिंक आपको दिखाई देगी। उसमें मेरे पूरे नियम हैं। यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे कई व्यूवर्स के द्वारा मुझसे मोबाइल नंबर मांगा जाता है और सलाह के लिए बात करी जाती है कि हम आपसे केस के सिलसिले में कुछ राय मशवरा चाहते हैं। तो ये जो कंसल्टिंग जो आपको दिखेगा, फोन बना हुआ दिखाई देगा, उसके आगे लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर वो सारी नियम और शर्तें आ जाएंगी। आप पूरे ध्यान पूर्वक उन्हें पढ़िए, आपको उनको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही फिर आप मुझसे संपर्क करें। जब आप मुझसे संपर्क करेंगे तो आपसे मीटिंग का समय तय किया जाएगा। उससे पहले व्हाट्सएप पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको मुझे भेजना पड़ेंगे। और आपकी क्या क्वेरी है, आप मुझसे क्या जानकारी चाहते हैं, आप मुझसे किस प्रकार की सलाह चाहते हैं, वो आपको लिख के मुझे भेजना होगी। फिर मेरे द्वारा उसकी स्टडी की जाएगी। उसके बाद मीटिंग का समय तय किया जाएगा। मीटिंग का समय तय करने से पहले व्हाट्सएप पर कुछ सवाल मैसेज के द्वारा मुझसे आपसे पूछे जाएंगे ताकि ये क्योरी की जा सके कि आपका वास्तविक मुद्दा क्या है। जब वो डिटेक्ट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हाँ आपकी असल समस्या यही है, तब उसको हल करने के लिए क्या क्या कानूनी समाधान हो सकते हैं, क्या क्या कानून आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, किस प्रकार से आप कहाँ मुकदमा लगा सकते हैं या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, या आपका मुकदमा चल रहा है तो उसमें आप किस प्रकार से क्या कार्रवाई कर सकते हैं, ये इसकी जानकारी, इसकी सलाह मेरे द्वारा आपको दी जाएगी। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है। अंतिम फैसला जज साहब का होगा। और आपके जो ऑलरेडी अगर मुकदमा चल रहा है तो आपके वकील साहब उसमें नियुक्त हैं ही, लेकिन एक मार्गदर्शन आप अगर मुझसे चाहते हैं तो मैं भी उसमें आपको दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से सर आज का हमारा जो मुख्य वीडियो था धारा 6 का, कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फैमिली कोर्ट से रिलेटेड संबंधित तकरीबन 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं सर, और सभी वीडियो बड़े महत्वपूर्ण हैं। और लगातार एक, चूंकि महिलाओं से भी जुड़ा सारी मैटर है और इसमें बहुत से मामले आ जाते हैं सर फैमिली कोर्ट में। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, हिंदू विवाह अधिनियम 1955,
मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 और फैमिली कोर्ट एक्ट की बहुत सी धाराएं, इसमें महत्वपूर्ण धारा 7 है और अन्य धाराएं भी, सभी धाराएं महत्वपूर्ण है इसमें, सभी पे मैंने वीडियो बनाए स्पेशल और डिटेल के साथ। और धारा 6 का मेरा ये वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब हम न्यायालय में, कोर्ट में जज साहब के सामने मुकदमा पेश करते हैं और जज साहब को प्रतीत होता है कि इसमें राजीनामे की गुंजाइश है, तो राजीनामे के लिए प्रकरण को नियत कर दिया जाता है और उसके बाद ये आदेशित किया जाता है कि आप फलानी कोर्ट में जाएं और वहां जाके अपनी राजीनामे की कोशिश को पूर्ण करें। अब यदि हमें ये प्रोसीजर ज्ञात नहीं होगी, ये एक प्रक्रिया है सर, चाहे आप नए अधिवक्ता हैं या आप पुराने अधिवक्ता हैं, बहुत से अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी है और हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको पहले ही पता होगा तो आप अपने क्लाइंट को ये जानकारी दे पाएंगे। इससे उस क्लाइंट का आप पे विश्वास बढ़ेगा कि हाँ, जो वकील साहब ने जो कार्रवाई बताई थी, उस पक्षकार का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको आपकी टेबल पर बाहर ये जानकारी दे चुके होंगे कि इसमें फर्स्ट रूप से तो राजीनामे के लिए नियत की जाएगी और हमें राजीनामे की इसमें कोशिश करना। और जब न्यायालय में जज साहब के द्वारा वही आदेश पत्रिका और वही कार्रवाई की जाएगी तो उसका आप पे भरोसा बढ़ेगा। और यदि हमें पता ही नहीं है, हम सिर्फ याचिका लेकर चले गए और जज साहब की टेबल पर रख दी कि सर ये हमारे तलाक की याचिका, एक उदाहरण के तौर पे, आपको पता ही नहीं है कि अब इसमें अगली प्रोसीडिंग क्या होगी। भाई सबसे पहला तो आदेश 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत समन जारी किए जाते हैं। पहला तो दायरा रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, उसका प्रकरण क्रमांक दिया जाएगा, उसके बाद सूचना का आदेश किया जाएगा। आदेश 5 के तहत सूचना पत्र निकाले जाएंगे। जब सामने वाली पार्टी उपस्थित हो जाएगी, उसके बाद फिर न्यायालय को लगता है कि इसमें राजीनामे की गुंजाइश है तो सुलह समझौते की कार्रवाई को नियत करेगा। उसके बाद फिर धारा 6 के तहत उन परामर्शदाता अधिकारियों के पास भेजा जाएगा जो सुलह समझौते की दोनों पक्षों के बीच में कोशिश करेंगे। वैसे ये कोशिश परिवार के समझदार लोगों के द्वारा घर पर भी की जा सकती है, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े विवाद नहीं होते हैं, कहीं कहीं अपवाद हो सकते हैं उसके, लेकिन अक्सर कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि पति कार्य में अत्यधिक व्यस्त है, परिवार को समय नहीं दे पाता है, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि हमें इग्नोर कर रहा है, या फिर पति को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर, पत्नी को हो जाती है, तो ये काउंसलिंग के जरिए सुलझाई जा सकती है सर। ऐसा मामला नहीं है कि ये असंभव है और काउंसलिंग से उनका घर उजड़ने से बच जाता है, क्योंकि राजीनामा इसलिए जरूरी है सर कि दो परिवारों का मिलन है, शादी है, पति पत्नी के अलावा भी दो परिवार एक दूसरे से रिश्ते में बनते हैं। और जब ऐसी अप्रिय घटना घटित होने की कंडीशन बन जाती है तो दोनों परिवारों में बड़ा आक्रोश, गुस्सा और दुख भी होता है। और यदि ऐसे में उनकी संतान हो गई है तो उस बच्चे का तो भविष्य ही बर्बाद हो जाता है सर। क्यों 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 क्योंकि अगर तलाक हो गया तो पति कहीं और शादी कर लेगा, पत्नी कहीं और शादी कर लेगी, उस बच्चे का क्या होगा सर? उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसी दशा में ये बेहद ही आवश्यक है कि सुलह समझौते की कोशिश की जाए और पूरा भरसक प्रयास किया जाए कि राजीनामा हो जाए। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने धारा 6 पे मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।